Assalamu alaikum students. I am Dr. Hina from Special Education Department, Allama Iqbal Open University. आज हम कोर्स कोड 8631 इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन के यूनिट 3 के साथ हाजिर हैं। इस यूनिट को हम दो प्रोग्राम्स में कवर करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम में हम फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को कवर करेंगे और सेकंड में हम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को कवर करेंगे। हम चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ, दैट इज़ फ़िज़िकल डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट डिसेबिलिटी जो कि फ़िज़िकल किसी इम्पेयरमेंट की वजह से अगर बॉडी में आ जाए और बच्चा जो है वो फ़िज़िकली जो मुख्तलिफ़ काम करने हैं वो ना कर पाए तो हम उसको फ़िज़िकली डिसेबल बोलेंगे। मेरी अगर जो है वो इस फिंगर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो अगर कट जाता है और उसके बाद मैं कोई चीज़ ऐसी होल्ड करनी है जिसमें मेरी इस फिंगर का रोल भी अगर आता है तो फिर तो ये डिसेबिलिटी होगी। अदरवाइज़ अमूमन हमारी इस फिंगर का रोल इतना नहीं होता, हम इसको इससे सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं तो हम उसको, तो वो फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटी तो ज़रूर है मेरी, लेकिन वो फ़िज़िकल डिसेबिलिटी नहीं है। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारी फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटी इतनी माइनर लेवल की होती है कि वो डिसेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करती। सो डिसेबिलिटी में आपकी मोबिलिटी और आपके पोस्चर और आपके स्टेमिना में ऐसी चेंजेस आएँ कि आप नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म उस तरीके से ना कर पाएँ जैसे कि आपका एज ग्रुप का कोई दूसरा बंदा जो है वो कर पाता है, तो तब हम उसे डिसेबिलिटी जो है वो कंसिडर करते हैं। कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी में हमारे पास कंजेनिटल और एक्वायर्ड दोनों कॉजेज़ आ जाते हैं। कंजेनिटल का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो है वो बाय बर्थ उस बच्चे में या उस शख्स में जो है वो आ गई हैं। उसकी रीज़न जो है वो उसकी डिलीवरी के दौरान की पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं और कुछ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी ऐसे होते हैं कि जिसमें वो उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको मौरिसी बीमारियों की तरह उसको अपनी विरासत में जो है वो मिलती हैं। एक्वायर्ड में वो तमाम प्रॉब्लम्स शामिल हैं जो कि आगे आने वाली ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ वाक़यात और हादसात के पेश नज़र जो है वो हमारे साथ रूनुमा होते हैं। उसमें हम कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है या कोई ऐसी मेडिसिन्स ले लेते हैं या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से अगर मेरी फ़िज़िकली जो है वो बॉडी के अंदर कोई डिफ़ॉर्मिटी आ जाए और उसके नतीजे में मैं अपने पोस्चर मेंटेन ना कर पाऊँ या मैं मोबाइल ना रहूँ, मींस कि मैं वॉक ना कर सकूँ, मूव ना कर सकूँ या मैं कोई फंक्शन उस तरीके से परफॉर्म ना कर सकूँ जैसा कि एक आम इंसान जो है वो कर पाता है, तो उसको हम फ़िज़िकल डिसेबिलिटी में कंसिडर करते हैं। फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की जब हम कैटेगरीज़ करते हैं तो देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज़, वन इज़ मस्कुलोस्केलेटन एंड अदर इज़ न्यूरोस्केलेटन। मस्कुलोस्केलेटन 2 वर्ड से बनाए, फर्स्ट इज़ मस्कुलो एंड सेकंड इज़ स्केलेटन। स्केलेटन हमारी बॉडी का जो ढांचा है उसको बोला जाता है और मस्कुलो मींस मसल्स। तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स जो कि मेरी बॉडी में मस्कुलर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी वजह से मेरे जो स्केलेटन है उसकी इन्वॉल्वमेंट बीच में आ जाए और वो ना परफॉर्म कर पाए, अपना पोस्चर ना ठीक रख पाए या उस तरीके से मोबिलिटी और उसकी मूवमेंट चीज़ें ना हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो न्यूरोस्केलेटन है। न्यूरोस्केलेटन मींस कि वैसे मेरे मसल्स या वो चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन मेरी नर्व डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से मेरी वो चीज़ जो है वो मुतासिर हो जाती है। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी जो मेन नर्व है जो कि आपकी सप्लाई करती है सेंसेशंस को टूवर्ड्स योर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो फिर अगर वो डैमेज हो जाती है तो मेरी टांग के मौजूद होते हुए भी, उसके मसल्स के मौजूद होते हुए भी मैं अपनी टांग को इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी। उसकी जो मैसेजिंग प्रोसेस है ब्रेन की तरफ जाने और आने का, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो वो रिटेन कर रहा है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाने और आने का क्योंकि सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो जाता है तो हम उससे वो काम नहीं ले पाते हैं। अब हम चलते हैं कि बेसिकली हमारे पास और मज़ीद जो है वो कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। अगर मस्कुलोस्केलेटन डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें हम वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि नहीं कर पाते, अपनी मूवमेंट नहीं कर पाते ड्यू टू डिफ़ॉर्मिटी इन मसल्स और फिर बोन्स एंड जॉइंट्स, क्योंकि मसल्स हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स के साथ जो है वो अटैच्ड हैं। तो अगर मसल्स हमारे जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आएगा, उनमें कोई सख्ती आएगी या उनमें जो है वो इजाफी नरमी आ जाएगी तो फिर मेरे जो जॉइंट्स और बोन्स हैं वो भी उसके अटैच होने की वजह से उस तरह से अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग ना करेंगे। ये दोनों चीज़ें एक कम्बिनेशन में मूव करती हैं। अभी ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो ये मेरे मसल्स और मेरी हड्डियाँ कम्बिनेशन में चल रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो मज़ीद फ़र्दर चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो ये है कि मेरी जो है वो कोई लॉस ही हो जाए टोटल। अगर मेरा कोई बाजू कट जाता है कोई किसी हादसे में, किसी जो है वो उसमें, तो बेसिकली किसी भी लिम्ब का वो जब कट ही गया तो बेसिकली मेरे वो मसल्स भी रिमूव हो गए और मेरे वो जॉइंट्स और बोन्स भी जो है वो रिमूव हो गए। सेकेंड हमारे पास है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा।
ऑस्टियो जो है वो बोन को कहते हैं, और इम्परफेक्टा बेसिकली डिसऑर्डर कि ऐसे जिसमें हमारी बोन्स जो हैं वो बेसिकली ब्रेक हो जाती हैं, वो जो है वक्त के साथ वो इतनी ब्रिटल हो जाती हैं, यानी इस बीमारी में इस कंडीशन में हमारी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो या तो बिल्कुल कर्व हो जाती हैं, अपनी शक्ल खो देती हैं, या वो जो है वो बुर के जैसे कहते हैं टूटना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली ये ऑस्टियोजेनेसिस परफेक्टा एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी हड्डियों की ये कंडीशन होती है, इसमें हमारे मसल्स वीक हैं और इसमें हमारे जो है वो बोन्स यहाँ तक के दांत जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, और इस साथ इसके हेयरिंग लॉस भी जो है वो एसोसिएटेड है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली जो है ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स जो हैं डिस्ट्रॉफी मींस कि वो डीजनरेशन की तरफ जो है वो चल रहे हैं, उसके नतीजे में हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, वो इतनी कम हो जाती है कि हम अपने नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर जो है ये किसी को हो तो फिर जैसे जैसे उसकी उम्र आगे चलती चली जाएगी, यानी कि हो सकता है वो जब बच्चा है अगर और वो छोटा है तो वो उस वक्त बैठ सकता हो, चल सकता हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो दोबारा सिर्फ चलने के बैठने के काबिल रह जाए और फिर मज़ीद सिर्फ लेटने के काबिल रह जाए, तो मतलब आपकी प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल्स मास होगा जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती चली जाएगी। न्यूरोस्केलेटल डिसेबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास वो ऐसी तमाम बॉडी की कंडीशंस जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उस तरह से एक स्पेसिफ़िक मूवमेंट चाहिए। इफ़ आई एम मूविंग दिस लैपटॉप, तो मुझे ये स्पेसिफ़िक मूवमेंट चाहिए थी, मुझे एक ख़ास एंगल में अपने हाथ को लेके जाना था, एक ख़ास फोर्स लगानी थी और एक ख़ास एंगल में अपने हैंड को मूव करना था। तो ये जो मेरी स्पेसिफ़िक मूवमेंट है, कंट्रोल्ड मूवमेंट है, ये हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी नर्व्स की डिजनरेशन या नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो शामिल हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन पाई जाने वाली कंडीशन है वो है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में बेसिकली जो है ये हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सारे लेवल्स की हो सकती है। ये सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली एज एन इंसल्ट टू द डेवलपिंग ब्रेन, एक बच्चा जो कि पैदा होता है उस दौरान में या 2 साल तक की उम्र तक अगर किसी बीमारी, किसी दवाई, किसी जो है वो चोट लगने की वजह से उसका डेवलपिंग ब्रेन में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको जो है वो चोट लग जाए, तो फिर हमारी ये कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है। इसमें जो है वो जो माइल्ड बच्चा है, माइल्ड लेवल के केसेस में बच्चा मूव कर सकता है, लेकिन मॉडरेट को जो है वो कोई ना कोई अडेप्टिव डिवाइसेस चाहिए, कोई असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए जिनको के इस्तेमाल करके वो मूव करे, जैसे कि ब्रेसेस हैं या कोई और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है जिससे कि वो इसको अपनी मूवमेंट जो है वो कर सके। सवेयर केस का बच्चा जो है वो फिर व्हील चेयर पे बाउंड होता है, वो उस तरह से मूव नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, उसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। अब अगर हम इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि कैसे है, यानी मैं अपनी बॉडी के लिहाज से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन करना चाहूँ कि मुझे जो है मेरी जो बॉडी इफ़ेक्टेड हो रही है तो वो किस किस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है, उसी तरीके से इसकी मुख्तलिफ़ जो है वो नॉमेनक्लेचर है। इन नॉमेनक्लेचर में बेसिकली प्लीजिया का वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। प्लीजिया मींस कि आपकी जो अफेक्टेड एरिया है, आपकी जो है वो बॉडी जो है वो इफ़ेक्टेड है, और अब कौन से पार्ट की वो फर्स्ट पार्ट डिफाइन करेगा। मोनो मीन्स वन, मोनोप्लीजिया मीन्स कि कोई एक लिम्स हम बाजू को भी कहते हैं और हमारी लेग्स जो है वो भी लिम्स हैं, तो कोई एक बाजू या कोई एक टांग अगर हमारी इफ़ेक्टेड होगी, बाकी सब चीज़ें ठीक है, तो डैट विल बी कंसिडर्ड एज मोनोप्लीजिया। डाई मीन्स 2, इसमें हमारे कोई जो है वो कोई से 2 लिम्स, वो हमारे जो है वो 2 लिम्स इस तरह से भी हो सकते हैं कि मेरी एक बाजू और एक टांग हो जाए, तो अगर होगा तो ये मेरी पूरी बॉडी का हाफ हो रहा है, तो हाफ की वजह से इसका नाम जो है वो हेमीप्लीजिया बन जाता है। हेमी मीन्स हाफ, तो मेरी हाफ बॉडी इन्वॉल्व है, कोई एक बाजू और एक टांग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या वो इस तरह से भी हो सकता है कि मेरी जो है वो दो इन्वॉल्व हैं, तो दोनों बाजू या दोनों टांगे, तो देन इट विल बी कॉल्ड पैराप्लीजिया। ये भी मेरा हाफ है, लेकिन बेसिकली ऊपर या नीचे वाले जो बेसिकली मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो पैराप्लीजिया में हमारा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी जो इन्वॉल्व होता है, ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट लेग्स की होती है। ट्राइप्लीजिया, ट्राई मीन्स 3, तो अगर मेरे 3 लिम्स इंक्लूड होंगे, अब वो कोई से भी 3 हो सकते हैं, 2 लेग्स और एक बाजू हो सकती है, या 2 बाजू और एक लेग। क्वाड्राप्लीजिया, क्वाड्रा मीन्स 4, तो इट मीन्स कि मेरे चारों लिम्ब जो है वो इंक्लूड हैं, और पेंटा मीन्स 5, तो लिम्ब तो 4 ही हैं। फिर 5वीं चीज़ क्या है? 5वीं चीज़ है मेरी हेड और नेक
की जो एरिया है वो, कि अगर इसका भी पैरालिसिस हो जाए, यानी कि मेरी बॉडी जो है उसकी मसल्स मूवमेंट जो है वो मुतासिर हो जाए, मसल्स जो है वो उस तरह से मूव ना कर सके, मेरी बॉडी अपना पोस्चर जो है वो मेनटेन ना कर सके। तो मुख्तलिफ टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं ताकि हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि क्या चीज़ कितनी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टेड है। मोटर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सीपी की 3 टाइप्स हैं, यानी कि मैं अगर मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या मसल की स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो है उसकी 3 मेजर टाइप्स आते हैं, अटैक्सिक, स्पास्टिसिटी एंड एथिटॉइड। अटैक्सिक में बेसिकली मेरे जो मसल स्टोन हैं वो आपके जो है वो लो पे चले जाते हैं, यानी कि एक मेरा बाजू है और इसके अंदर एक ख़ास मसल टोन जो है वो मौजूद है, मसल स्ट्रेंथ जो है वो इसको इस पोस्चर पे मेंटेन की हुई है। लेकिन अगर इससे कम हो जाएगी तो क्या होगा, मैं इस तरह से अपना बाजू मेंटेन ही नहीं कर सकूँगी, वो डाउन चला जाएगा। तो अटैक्सिक में हमारी मसल टोन जो है वो इतनी लो हो जाती है कि हम अपनी मूवमेंट और अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। ये मसल टोन मेरी पूरी बॉडी में पाई जाती है और ये इस हद तक भी जा सकती है जिसको हम बिल्कुल फ्लॉपी बेबी बोलते हैं, कि बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो गुड्डा टाइप, मतलब बिल्कुल वो इफ़ेक्टेड है। वो आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे को, तो वो बच्चा जो है वो मूव नहीं कर सकता, वो बस सिर्फ लेटा रहता है, पड़ा रहता है। उसको उठाएं तो उसकी गर्दन भी पीछे जाती है, उसके हाथ भी पीछे जाते हैं और उसकी टांगें जो हैं वो भी। तो मीन्स कि वो अपने मसल टोन इतनी लो चली गई है कि वो किसी उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो रिटेन नहीं कर सकता। जो बिल्कुल हम देखें तो मतलब स्टार्ट में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्दन जो है वो नहीं संभाल सकता, उस वक्त वो उसकी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती, हेड का वेट ज़्यादा होता है उसकी कैपेसिटी से। तो जो फ्लॉपी बेबी होगा वो इसी कंडीशन में कंटिन्यू करता रहेगा, वो 4 से 6 महीनों में अपनी गर्दन जो है वो संभाल नहीं पाएगा। वो 2 साल का भी हो जाएगा, 3 साल का भी हो जाएगा, तो तब भी उसकी गर्दन भी पीछे की तरफ जाती रहेगी और उसके बाजू भी, और उसमें जो है वो मूवमेंट नहीं होगी। स्पास्टिसिटी जो है वो अकड़ाव को कहते हैं। इसमें हमारे बेसिकली जो स्पास्टिसिटी या स्पास्टिक सीपी के बच्चे होते हैं उनमें मसल्स में अकड़ाव ज़्यादा हो जाते हैं, यानी मसल टोन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। ये तो मेरी नॉर्मल थी, कम हुई तो ये नीचे चला गया, और अगर मैं इसको सख्त कर लूँ तो क्या है, ये अकड़ी पोजीशन में जो है वो आ जाएगा। अब ये टोन यहाँ से शुरू हुई है और ये मेरी फिंगर्स, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें अफेक्टेड है। तो नॉर्मली आपका जो एरिया इन्वॉल्व होता है उसकी मसल टोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल से, जिसकी वजह से उसमें एक ख़ास अकड़ाव, अब अकड़ाव की वजह से मैंने अगर कोई चीज़ पकड़नी है, कोई चीज़ ग्रिप करनी है, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे वो मूवमेंट करने के लिए एक ख़ास लेवल की टोन चाहिए, तभी मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और मैं इसको मूव कर सकूँगी। तो इस अकड़ाव वाली पोजीशन में, इसी तरह अगर मैंने चलना होगा तो वो इस माइट भी आपने ऑब्ज़र्व किया हो अपने मुआशरे में इर्द के दाएँ बाएँ, तो कुछ लोग जो है वो उनकी एक साइड, स्पेशली अगर वो मतलब हेमीप्लेजिक हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनकी एक साइड ऑफ द मसल्स जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टेड होगी बानिस्बत दूसरे के, तो वो फिर दूसरी जो सपोर्ट है, दूसरी पार्ट की सपोर्ट लेके वो मूव कर रहे होंगे और उनके हाथ और उनकी वो चीज़ें जो है वो इस तरीके से आपको नज़र आएंगी। एथिटॉइड में बेसिकली हमारे पास जो है इस तरह की कंडीशन आती है कि शेक की मूवमेंट होती है, यानी कि ना उसमें कोई इतनी ज़्यादा मसल टोन कम है या ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली एवरीथिंग इज़ इन शेकी मूवमेंट। अगर थोड़ी सी ज़्यादा अकड़ाव के साथ, बाजू का ऐसा भी होता है, मल्टीपल केसेस हमारे पास आते हैं, स्पास्टिसिटी भी है, अकड़ाव भी है और साथ में शेकी भी है, तो उसकी वजह से भी वो कुछ भी चीज़ होल्ड करना, मेंटेन करना, वेट बेयर करना नहीं कर पाते हैं। इसी और ये क्योंकि मसल टोन पूरी बॉडी की होती है तो आपकी मूवमेंट भी उसी तरीके से मुतासिर होती है। अगर ये शेकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर तो आप इतने ज़्यादा लड़खड़ाते और गिरते पड़ते जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो गिरे तो उसको चोट लग जाए, मज़ीद जो है वो इंजरी हो जाए, हेड डैमेज हो जाए और मज़ीद नुकसान हो जाए, तो फिर उनकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है या फिर उनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। आपने मुख्तलिफ बैसाखियाँ, मुख्तलिफ किस्म की वो क्रचेज़ और वो सब देखे हुए हैं, उनको होल्ड करके एक्चुअली वो थोड़ा सा जो है वो अपने आप को कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी और ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये थी हमारी जो है वो मेजर जो सीपी की मसल टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन, जिसमें मसल टोन का कम होने से जो है अटैक्सिक और ज़्यादा होने से स्पास्टिसिटी और शेकी मूवमेंट होने से इनवॉलेंट्री या अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होने से हमारे पास जो है वो एथिटॉइड का केस सामने आता है। पोलियो, इसका तो खैर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा।
पोलियो जो है ये वो कंडीशन है जिसमें बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करती है। ये नॉर्मली जो है वो आपको कंटेमिनेटेड वाटर या फूड या डिफरेंट चीज़ों से जो है ये आपकी बॉडी में वायरस जो है वो एंटर हो जाता है और ये आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो मुतासिर करता है। ये भी न्यूरोमस्कुलर है और आपका क्योंकि एक एरिया का नर्व जो है वो मुतासिर है, तो इस वजह से आपकी जो है जिस जगह की नर्व के ऊपर वो जाके अटैक करेगा, जिस एरिया की, वो एरिया आपका जो है वो मुतासर हो जाएगा। आपने नॉर्मली वैसे पोलियो में जो है वो लेग्स ज़्यादा इन्वॉल्व देखी होंगी, लेकिन हमारे कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं पोलियो में उनका बाजू भी एक पूरा जो है वो ख़राब हो सकता है। अब हमने कॉजेज़ में भी देखा कि बेसिकली बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नॉर्मली जो हेड इंजरी है वो तो एक मेजर कॉज है ही है, लेकिन इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, जितना इम्पॉर्टेंट हमारा हेड है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारी ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि आपके ब्रेन का जो सारा मैटर है वो एक्सटेंड करता है इन द स्पाइनल कॉर्ड, और आपकी नर्व्स जो हैं वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की एंड से जो है वो कर रही होती है। तो एक्चुअली नर्व की एंट्री और जाने के रास्ते जो हैं वो वही हैं, वहीं से वो जो है वो हमारे दिमाग तक पहुंचती है। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी पे जो है वो टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर डेफिनेटली आपकी नर्व्स जो हैं वो डैमेज होंगी। इसी तरह स्ट्रोक वो कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाती, आपका ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू ब्लड जो है वो रुक जाए, इसको जो है वो उर्दू में फालिज कहते हैं। और फालिज आपने नॉर्मली वैसे देखा होगा कि जी बुज़ुर्गों में होता है, लेकिन ये बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, हर किसी में भी हो सकता है। इवन ये जो है न्यूनेटल बच्चों में भी हो सकता है। तो अगर एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपके ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन ना मिले, और ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होती है? थ्रू ब्लड। तो अगर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है मेरे ब्रेन को, चाहे वो 2-4 सेकेंड की भी देरी हो जाती है, तो मेरे जो हेड के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उनमें उनका डैमेज शुरू हो जाता है। तो उस एरिया का थोड़ा सा भी डैमेज आपके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये वो कंडीशन है जिसमें आपके जो नर्व फाइबर्स है स्पाइनल कॉर्ड के, वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू सम ऑटो इम्यून डिजीज़। मतलब कि आपकी अपनी बॉडी ही आपके अपने सेल्स के ख़िलाफ़ जो है वो काम शुरू कर देती है। अब हमने जो है ये डिस्कस कर लिया कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी और डिफ़ॉर्मिटी, इसमें क्या फ़र्क है। डिसेबिलिटी में हमारे पास जो है वो टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन अगर देखें, यानी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सा पार्ट है, तो पैराप्लीजिया, डायप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। वैसे ब्रॉडर 2 मेन क्लासिफिकेशन है, न्यूरो मस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटन और न्यूरोस्केलेटन। और फिर हमने जो है वो पोलियो भी पढ़ा, हमने सीपी की जो टाइप्स थी, टैक्सिक, स्पैस्टिक और एथिटॉइड पढ़ा। अब जब चाहे किसी भी कंडीशन की वजह से इनमें से कोई भी किसी भी किस्म की कंडीशन मौजूद हो, हमने क्या करना है, हमारा क्या रोल है, तो वो क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या इंस्ट्रक्शनल जो है वो अरेंजमेंट्स आपने करनी है ताकि हम फिज़िकली हैंडीकैप बच्चों को जो है वो पढ़ा सकें। अगर तो बच्चों की जो है वो नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, वो भी कोई से लिम्स इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल मेरे लोअर लिम्स इन्वॉल्व हैं, तो आई कैन सिट ऑन द व्हील चेयर, लेकिन बाकी मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, मैं राइटिंग कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं बातचीत कर सकती हूँ। तो फिर आपने देखा होगा कि इवन ये बच्चे जो है वो आपको व्हील चेयर पर भी रेस्ट लगाते हुए नज़र आते हैं। तो फिर ये किसी तरह भी कम नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ही इनको फिर हम टीच करते हैं जैसे हम नॉर्मल बच्चों को कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मेरा जो है वो नर्व का इन्वॉल्वमेंट शामिल है या मसल टोन जो है वो इफेक्टेड है, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्चर इज़ अ मस्ट। पहली चीज़ जो सबसे पहले टीचर ने मेंटेन करनी है वो पोस्चर है। अब मैं अगर यूँ गिरी हुई हूँ, एक बच्चा है और वो बिल्कुल उसकी मसल टोन इफेक्टेड है, तो उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। इस पोस्चर में वो बात भी नहीं कर सकता। मतलब मेरी, क्योंकि मैंने एक ड्रामा ही किया गिरने का, लेकिन स्टिल मेरी मसल टोन मुझे सपोर्ट कर रही थी, तो मैं बात कर पाई। उनकी तो क्योंकि मतलब नेचुरली अंदर से जो है वो उस तरह से स्ट्रेंथ ही नहीं है मसल में, तो वो उस तरह से इवन बातचीत भी नहीं कर पाते, उनकी ड्रूलिंग हो रही है। और वो तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो उनका पोस्चर है उसको सेट करेंगे, उसको एक पोजीशन में लेके आएंगे। फिर वो कोई चीज़ अगर होल्ड नहीं कर पाते हैं, पेंसिल है, पेन है, तो उसके लिए डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं। बारीक पेंसिल्स की बजाय मोटी वाली पेंसिल्स होती हैं, वो उनको ग्रिप करना आसान आती है। यानी जितनी ज़्यादा फाइन मूवमेंट को हम ग्रॉस में चेंज कर सकते हैं, वो होल्ड करने के लिए इवन हम यहाँ तक करते हैं कि पेंसिल मोटी वाली है और उसके ऊपर भी टेप लगा लगा के उसको और जो है वो आगे से मोटा कर देते हैं ताकि उनको पकड़ना जो है वो आसान हो।
इसी तरह जो है वो उनको जो डिफरेंट हम दे सकते हैं, हम उनको जो है वो पोस्चर मेंटेन करने के लिए आप उनके जो है वो कुशन्स और डिफरेंट जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी लेग्स को सपोर्ट करने के लिए। इवन इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं आती है, हमारे पास जो है वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने एक स्कूल में देखा था कि एक ये जो दूध के डब्बे हैं हमारे पास, सिंपल ये जो दूध हमारा लीटर का, उसको वो सिंपल उसके अंदर जो है ना वो मिट्टी डाल के और उसको रैप करके उन्होंने सपोर्ट जो है वो बच्चों के पाँव के नीचे जो वो रखी हुई थी। तो इस तरह की अडेप्टेशंस जो कि ईजीली मेड हैं, जिसमें कोई ख़र्चा भी हमारा नहीं आ रहा, लेकिन दे नीड दीज थिंग्स। सबसे पहले उनका पोस्चर हमने मेंटेन करना है, उसके बाद उनको स्टेबलाइज़ करने के बाद जो चीज़ें वो इस्तेमाल करें उनको स्टेबलाइज़ करने हैं। अगर उनके सामने जो है वो कॉपी पड़ी हुई है और वो उनकी मसल मतलब आपने उनका पोस्चर कर लिया लेकिन उनकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट की वजह से पेपर भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो दे कैन नॉट राइट। तो हमें कोई क्लिपबोर्ड या कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, उसको ग्रिप करना है ताकि वो मूव ना करे। इसी तरह हम उनको जो है वो इस तरह, कुछ आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चीज़ें आई हुई हैं, कुछ हमारे पास जो वैसे हाईलाइटर्स आए हुए हैं, कुछ कंप्यूटर असिस्टेड टूल्स आए हुए हैं जो कि उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब वो वक्त नहीं रहा कि जब हम ये सोचें कि इनका जो है वो लिख के, अपने हाथ से लिख के राइट करना जो है वो ज़रूरी है। हमारे पास स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, इसलिए वो बच्चा बोल दे और उसकी जगह पे कंप्यूटर जो है वो उसको लिख के दे दे। तो इस तरह की कुछ असिस्टेड डिवाइसेस यूज़ करके हम क्लासरूम में उनको जो है, जो उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो चीज़ें वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसके लिए एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, कैसे एक टीचर जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, उसका पोस्चर मेंटेन कर सकती है, कैसे एक टीचर अपनी क्लासरूम के अंदर जो इतनी स्पेस जनरेट करे कि उनकी व्हील चेयर्स मूव करे, उनकी मोबिलिटी के लिए जो है वो आसानी के पैदा कर सकती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।